गुड इवनिंग बच्चों, ठीक ठाक सब कुछ। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 का पढ़ेंगे टॉप एक्सप्लेनेशन के साथ। आज ये चैप्टर का आज फर्स्ट डे है। आज ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे है आज। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 1। आज ये ग्रेविटेशन चैप्टर का स्टार्टिंग डे है, स्टार्टिंग डे, ठीक, स्टार्टिंग डे है। तो आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये क्लास 9 में भी है, इसका एप्लीकेशन क्लास 11 में भी दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही अच्छा भी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है और बहुत कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स भी भरा हुआ है समझने, सोचने और देखने के लिए। तो आज इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने के पहले आप हमको एक जीके का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन बताओ, जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन कि 1 डाइन में कितना न्यूटन होगा। 1 डाइन में कितना न्यूटन होगा ये बताना है आपको। 1 डाइन में कितना न्यूटन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप ये हमको बताओ कि थर्मोमीटर का इन्वेंटर कौन है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का इन्वेंटर, थर्मोमीटर का इन्वेंटर कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ थर्मोमीटर। ये 2 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर हमको बताओ। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपना चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 9 टॉपिक 1। आज डे 1 है, स्टार्टिंग डे है आज। तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। आवाज क्लियर आ रहा है सब लोग को? आवाज क्लियर आ रहा है? 10⁻⁵ सही है, इसका आंसर 10⁻⁵ न्यूटन आएगा। क्लियर, सही आंसर आया कमेंट में। तो स्टार्ट किया जाए बनाना, स्टार्ट किया जाए चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्रेविटेशन है क्या। तो ग्रेविटेशन जो है वो एक्चुअल में क्या है, फेनोमेना है, एक प्रोसेस है, ठीक है। देखो ग्रेविटेशन क्या है ना, इट इज द इफेक्ट, it is the effect due to any celestial bodies on the other bodies, ठीक है। it is the effect due to any celestial bodies on the other bodies by which it shows the attraction, towards the celestial body। अब celestial body क्यों कहे हैं, तो ये तुम समझो, जैसे मान लो ये अर्थ है
अब इस अर्थ के ऊपर ये, जैसे अर्थ क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है। अर्थ क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब जो किसी भी रॉक, मासेस, ठीक है, गैसेस का बना हो, जो कोई भी चीज ऐसा जो रॉक का, सॉइल का और गैसेस का, स्टोन्स का, ठीक है, इसका बना होता है, उस तरह के बॉडीज को कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। अब इस सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर यदि कोई दूसरा एक ऑब्जेक्ट गिरता है, दूसरा कोई ये ऑब्जेक्ट, मान लो ये सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर ये दूसरा कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिरता है, तो ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और जो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उसी अट्रैक्शनल चीज को कहेंगे ग्रेविटेशन। ठीक, क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं, समझ गए? कोई भी ऐसा इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट, इट इज द इफेक्ट, ठीक, क्या है, इट इज द इफेक्ट ड्यू टू एनी सेलेस्टियल बॉडीज ऑन द अदर बॉडीज। मतलब ये एक बड़ा सेलेस्टियल बॉडीज, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जब गिरेगा तो ये बड़ा वाला सेलेस्टियल बॉडीज इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और वही इफेक्ट जो है उसका कहलाएगा ग्रेविटेशन। ठीक, ग्रेविटेशन किसका इफेक्ट कहलाएगा, मतलब इफेक्ट ड्यू टू अर्थ, इफेक्ट ड्यू टू अर्थ और सेलेस्टियल बॉडी, देखिए, ठीक है, इफेक्ट ड्यू टू अर्थ और सेलेस्टियल बॉडी ऑन अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब गिरने की कोशिश करेगा, तो उसी इफेक्ट को, जिस अट्रैक्शन से अर्थ किसी चीज को खींच ले रहा अपने तरफ, वो इफेक्ट क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन। क्लियर? तो ग्रेविटेशन ये चीज है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अब आगे डेवलप होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आगे डेवलप होता है, तो ग्रेविटेशन एक इफेक्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको नोट करो। अब देखो, अब जैसे कि हम बोलें कि ये अर्थ है, ठीक, ये अर्थ है, ये क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा। कोई भी ये अर्थ है, ये बहुत बड़ा साइज का है, ये क्या है, वेरी बिग साइज है, ये वेरी बिग साइज, और वेरी बिग साइज होने के कारण ये छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है। क्यों खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके अंदर एक इफेक्ट आता है, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन बोलते हैं इस इफेक्ट को। ठीक है, इफेक्ट का क्या नाम है, ग्रेविटेशन। तो ये तो हो गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है, जब ये छोटा वाला, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, और ये वेरी बिग ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है कि बड़े वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, अर्थ के ऊपर गिरने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। अब इसके वेलोसिटी के चेंज होने के कारण क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन यदि प्रोड्यूस हुआ है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन यदि प्रोड्यूस हुआ है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट अपने मास के हिसाब से ही ना अर्थ के ऊपर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट यदि अर्थ के ऊपर गिरेगा तो बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अब यदि कोई छोटा ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है तो छोटे से फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, और ये एक्सेलरेशन ए कहलाएगा। और यही जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और ये फोर्स जो होगा वो, ये फोर्स कौन लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये फोर्स लगा रहा है अर्थ। अर्थ क्या करता है कि छोटे से वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण छोटे से वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो जाता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक। और यही फोर्स जो है कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ गया। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स में एक डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट,
और ग्रेविटेशन क्या था? ग्रेविटेशन जो है एक इफेक्ट था जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ या कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक, ये ग्रेविटेशन था। ग्रेविटेशन इज एन इफेक्ट बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको आ गया ग्रेविटेशन फोर्स, इसको आप नोट करेंगे, इसको नोट करिए आप। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग कहेंगे जीएफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक हो गया, ये आपका हो गया है। चलिए बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम लोग आगे अब देखेंगे एक चीज होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है इसको हम लोग जानेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है? ग्रेविटेशनल इफेक्ट के चलते हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी भी बॉडी में डेवलप होता है वो किसके चलते होता है? ग्रेविटेशन इफेक्ट के चलते होता है। अब ये इफेक्ट जो है वो स्पेस में चले जाओ, तुम अर्थ पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, दूसरे किसी सैटेलाइट पे चले जाओ, या तुम इस यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये नहीं कि अर्थ पे है तो लगेगा, मून पे जाएंगे तो अलग होगा, स्पेस पे जाएंगे अलग होगा, ऐसा नहीं है। ये ग्रेविटेशन का जो इफेक्ट है ये यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओगे तो लगेगा, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि यूनिवर्स में ये कहीं भी एक्सेप्टेबल है। इसका डेफिनेशन आप पहले नोट करेंगे। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body, attracts every other body which is directly proportional, which is directly proportional, which is directly proportional to the product of their masses, product of their, which is directly proportional to the product, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या बता रहा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को यदि आमने सामने रख देंगे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। ठीक, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा और ये ऑब्जेक्ट करेगा इसको अट्रैक्ट। ठीक, समझिए हम क्या बोल रहे हैं। दोनों ऑब्जेक्ट, इन दोनों को बीच क्या होगा? इन दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट अपने अपने सेंटर से क्या करेगा? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, दोनों ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 और m2 है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक जो फोर्स डेवलप होगा, क्या लिखा है? दोनों एक दूसरे को, देखो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और ये लिखा है कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, दोनों के बीच में जो अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का मतलब होगा कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक है, दोनों के बीच में, चलो इसको सिलेक्ट करो, यहां करो पहले। ठीक, अब ये क्या बताना चाह रहा है कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्शन कहाँ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, पहला। फिर क्या लिखा है कि उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना, डिस्टेंस को हमेशा कहां से लेंगे? सेंटर से। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेंटर से और सेकंड ऑब्जेक्ट के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे? आर। समझिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेकंड ऑब्जेक्ट के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे आर। और ये कहा है कि जो अट्रैक्शन होगा, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ये लिखा है कि ये अट्रैक्शन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और यही अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दोनों के बीच में यदि दोनों का मास यदि ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन दोनों के बीच का दूरी ज्यादा हो जाएगा तो इनवर्सली का मतलब अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्लियर? यहां पर आप समझ लेंगे कि यदि M1 ग्रेटर है, M2 ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन मोर होगा। ठीक। लेकिन यदि ये दिया हुआ है कि रेडियस ज्यादा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के रेडियस मतलब इन दोनों के बीच का यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। ये आप एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, आर क्या है डिनोट कर रहा है? आर डिनोट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर सेंटर्स, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से जो दूरी है उसको कहेंगे हम लोग आर। ठीक है, सेंटर से, याद रखना, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से जो डिस्टेंस का दूरी होगा, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे आर। और ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन कम होगा, दोनों का मास जितना ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। रेडियस ज्यादा मतलब आर ज्यादा, दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा, तो अट्रैक्शन क्या होगा? लेस हो जाएगा। अट्रैक्शन क्या होगा? लेस होगा। ठीक। और दोनों का यदि प्रोडक्ट ज्यादा है, M1 ज्यादा, M2 भी ज्यादा, तो अट्रैक्शन भी ज्यादा। ठीक है, नोट कर लिए इसको। आप इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? अच्छा, इसको कह लो आप, ये फर्स्ट इक्वेशन आया और ये आया सेकंड इक्वेशन, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद देखो, अब क्या करेंगे, इसको अब कर दो तुम कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को कंबाइनिंग कर लोगे तो आएगा M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2, और ये हो गया इंटू 1/r स्क्वायर, तो ये आएगा M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो ये जो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? अट्रैक्शन, यही ना, ये अट्रैक्शन ही ना दिखा रहा है। ये अट्रैक्शन जो है वो दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये अट्रैक्शन जो है वो किसके चलते हैं? ग्रेविटेशन के चलते हैं। ये अट्रैक्शन किसके चलते हैं? ग्रेविटेशन के चलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर? समझ रहे हो? ये अट्रैक्शन किसके चलते हैं? एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। ठीक। अब ये अट्रैक्शन क्या करेगा? ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, तो ये अट्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें कन्वर्ट होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोपोर्शनल टू दिया हुआ है M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। देखो, अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि ये इसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। अरे ये ऑब्जेक्ट इसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये ऑब्जेक्ट इसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। एक दूसरे को दोनों क्या कर रहा है? सटाने की कोशिश करेगा, दोनों एक दूसरे से सटने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर? चलो यहां तक क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब ये दोनों जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख दो GF इज इक्वल टू, ठीक है, GF लिखो या F लिखो? F लिखो, ऐसे लिख सकते हैं, F छोटा सा g, जिससे पता चलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक बड़ा सा g लिखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में ये आपको पता है कि कोई भी यदि कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस्ड किससे होता है? कांस्टेंट से। प्रोपोर्शनल साइन इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट, इसको आप नोट कर लेना। proportional sign is replaced by
कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं? कांस्टेंट से। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? ये जी है। इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ, इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये प्रोपोर्शनल का साइन जो है वो रिप्लेस हो गया और यहां पर लग गया जी, जिसको कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 इनटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब ये क्या डिनोट कर रहा है? Fg। ये Fg डिनोट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये Fg डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये G क्या डिनोट करेगा? ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, m1 क्या होगा? मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और क्या लिख सकते हैं? इसको इरेज कर दें, चलो इसको इरेज करते हैं। और क्या लिख सकते हैं? m2 क्या लिख सकते हैं? m2 लिख सकते हैं मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक, r को क्या लिखा जा सकता है? r इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से दूरी। ठीक, r इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक, r इज इक्वल टू दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर का डिस्टेंस। ये जैसे ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से याद रखेंगे, दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज r। क्लियर? तो ये बन के आ गया आप लोगों का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बनकर आ गया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आया, F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस बनना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला पे बनता है। नोट कर लिया आप। ये याद रखेंगे कि मास ज्यादा होगा यदि फर्स्ट मास और सेकंड मास, यदि मास ज्यादा है, चाहे फर्स्ट मास हो चाहे सेकंड मास, यदि मास को ज्यादा करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। लेकिन यदि हम डिस्टेंस को ज्यादा कर देंगे, दूरी को ज्यादा कर देंगे, यहाँ पर ये दूरी को मान लो ऐसे कर दो, ये दूरी को ऐसे कर दो, रेडियस को तुम बढ़ा दो, तो रेडियस बढ़ा देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को लाके सटा दो तो रेडियस को डिक्रीज कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। याद रखेंगे आप, समझे? जितना ज्यादा दूरी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम, जितना ज्यादा नजदीक रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, अब जो है ये जो जी डिनोट कर रहा था, जी बता रहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, जी बता रहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट में ये आप याद रखेंगे कि जी का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जी का न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? जी का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? हम क्या बोले? न्यूमेरिकल वैल्यू जी का जो होता है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? साउंड आ रहा है ना? ठीक। अब इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा, ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, ये जी का ऐसा यूनिट और ये जी का न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, अब जी जो है याद रखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी क्या है? मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब होगा कांस्टेंट फॉर एनी पार्ट ऑफ स्पेस, फॉर एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स, चाहे वो मून हो, चाहे सन हो, अर्थ हो, दुनिया, स्पेस का मतलब पूरे यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा हो,
पूरे स्पेस का कोई भी हिस्सा होगा, यूनिवर्स का कोई भी स्पेस पार्ट होगा, वहां पर ये जो वैल्यू फिक्स होता है, यही होगा। तुम चाहे मून पे चले जाओ, अर्थ पे चले जाओ, किसी भी सैटेलाइट पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, अर्थ के अंदर घुस जाओ, अर्थ के ऊपर उड़ जाओ, एरोप्लेन के अंदर रहो, कहीं भी रहोगे, जी का वैल्यू ये कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, फिक्स। ठीक है, लिखे हैं देखो, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में ये फिक्स होता है। इसको नोट कर लीजिए आप। अब नोट करने के बाद अब आप ये देखो कि जैसे अर्थ के ऊपर कोई चीज गिरता है तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। इसको नोट कर लिया? नोट कर लिए? वेरी गुड। अब जैसे मान लो दिया हुआ है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द earth when 1 kg of object is falling towards it, मतलब ये दिया हुआ है कि ये जैसे अर्थ है, ये है अर्थ, ठीक, क्लियर? अर्थ। अब यहां पर 1 kg का, ये 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है, ये 1 किलो का एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ये 1 किलो का एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 1 किलो का एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो अर्थ की तरफ गिर रहा है। ठीक है, अर्थ दिया हुआ है और इस अर्थ के ऊपर 1 किलो का एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है। क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। और अर्थ के ऊपर एक 1 किलो का ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है और आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कितना लगाएगा अर्थ, कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ जो होगा उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। समझ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ना अर्थ, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा तो कितना लगाएगा, जितने फोर्स है उसको खींच लेंगे। समझ गया? अर्थ कितने ग्रेविटेशनल फोर्स को लगाएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ताकि वो इसके अर्थ के ऊपर आके गिरे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी हम फॉर्मूला क्या बताएं? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एफ जी मतलब समझ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, इसमें आप ये सारे वैल्यूज को याद रखेंगे कि मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻4 kg, ये मास ऑफ द अर्थ है। me मतलब मास ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर और 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। तो आप मीटर वाला वैल्यू लेके चलना, ठीक है? ये मास ऑफ द अर्थ और ये रेडियस ऑफ द अर्थ। समझ गए? अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के ऊपर गिरेगा तो अर्थ से थोड़ा बहुत ही ऊपर जाएगा। अरे मान के चलो 2-4-5 किलोमीटर ऊपर से अर्थ से फेंक दो, तो अब इतने बड़े वैल्यू के लिए, इतने बड़े रेडियस ऑफ द अर्थ के लिए कोई बहुत बड़ा तो चीज नहीं है, 10 किलोमीटर ऊपर से फेंक दिए। जैसे अर्थ है, इसका रेडियस दिया हुआ, अर्थ का रेडियस जो है ये वैल्यू, अर्थ का रेडियस दिया हुआ आर ई इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, मतलब 6400 किलोमीटर इसका मतलब होता है। अब 6400 किलोमीटर के कंपेयर में तुम मान लो 2 किलोमीटर ऊपर से आके फेंको, अर्थ से तुम 2 किलोमीटर ऊपर आके कोई चीज फेंकोगे तो वो तो लगभग नेग्लिजिबल। तो हम लोग अब 6400 और +2 तो 6402 लेंगे किलोमीटर। तो हम लोग इसको क्या मान के चलते हैं? 6400 ही मान लेते हैं। मतलब हम लोग रेडियस ऑफ द अर्थ को मीटर में ही लिखेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? अर्थ सरफेस से थोड़ा सा यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर भी चला जाएगा तो वो थोड़े से को मान के चलते हैं अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस जैसे यहाँ है, अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो रेडियस पे कोई बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मतलब फर्क तो आएगा नहीं उससे, तो उसको हम लोग रेडियस ऑफ द अर्थ जो है 6.6 इंटू 10⁻6 ही लेके चलेंगे। और अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके बताओ तो यहाँ देखो जी का वैल्यू क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, क्लियर? अब ये हो गया मान लो मास ऑफ द अर्थ m1, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कितना लिखे हैं? 6 इंटू, ये हो गया मान लो m1, ठीक, 6 इंटू 10⁻24 kg। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया मान लो m2, m2 का वैल्यू मान लो कितना दिया है? 1 kg, तो 1 kg डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। ठीक,
अब इसको हम लोग सॉल्व करें, चलो इसको अब इरेज कर दो, इसका काम अब खत्म हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। इतना हो गया। यूनिट अभी हम लोग बाद में लिख लेंगे। चलो इतना हो गया, तो अब इसको आगे सॉल्व किया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो ये नंबर से मल्टीप्लाई करो, इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 6.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.96 ठीक है। 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096, मतलब पॉइंट यहां है तो ये आ गया, तो ये आया 40.96। क्लियर, 40.96। अब ये 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 6 तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -6 10 टू द पावर प्लस 6 -6 हो गया, 10 टू द पावर प्लस 6 ऊपर गया -6 हो गया। क्लियर, इतना क्लियर है, वेरी गुड। ये पॉइंट के बाद 2 नंबर ये और पॉइंट के बाद 2 नंबर ये, खत्म। अब क्या करेंगे, इतना हो गया था, अब क्या करेंगे, तो एफ इज जी इज इक्वल टू इसका 667 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4096 इंटू 10 टू द पावर -11 -6 -11 -6 और -6 कितना होगा, तो -23 प्लस 24, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 4002 डिवाइडेड बाय 4096 इंटू 10 टू द पावर -23 और प्लस 24 मतलब 1। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0.98 इंटू 10, 0.98 इंटू 10 इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इसका मतलब देखो ये बताना चाह रहा है, इंटू 10 करेंगे ना, 10 पावर 1 मतलब 10, तो 0.98 का तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा, 9.8 न्यूटन हो गया। अब ये बताना चाह रहा है कि यदि 1 kg 1 किलो का ऑब्जेक्ट यदि अर्थ के ऊपर गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हो रहा है 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। अच्छा ये सब याद रखना आपको, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ आपको लर्न करना है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, अब यही अर्थ जैसे था और ये ऑब्जेक्ट जो था ये 1 किलो का था, कितने का किलो का था, 1 किलो का, ये ऑब्जेक्ट जो था 1 किलो का था, तो 9.8 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हुआ, ठीक है। अब यही ऑब्जेक्ट यदि 100 किलो का हो जाएगा, यही ऑब्जेक्ट यदि अब ये ऑब्जेक्ट हो गया 100 kg का, तब कितना ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना डेवलप होगा, तो हो जाएगा 9.8 इंटू 100, कितना होगा 9.8 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो होगा 980 न्यूटन। अच्छा अब ये मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ 50 kg का, ये ऑब्जेक्ट 50 kg का अर्थ के ऊपर गिर रहा है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तब ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा 9.8 न्यूटन इंटू 50 इज इक्वल टू 490 न्यूटन। तो आप ये 1 kg का निकाल चुके हो, 1 kg के लिए आया, 1 kg के लिए कितना आया, 1 kg के लिए आ रहा 9.8 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तुम 100 kg 50 kg 60 kg जितने का भी पूछेगा आप इसको निकाल सकते हैं एकदम इजी वे में। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि यदि 25 kg का होगा तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, और 500 kg का कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना डेवलप होगा, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। ये दोनों का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना होगा। क्लियर है, समझिए हम क्या बोले, पहले 1 kg का देखो निकाल लिया, 1 kg से अब तुम 50 kg पूछ ले, 100 kg पूछ ले, और 1000 kg पूछ ले, 500 kg पूछ ले, 25 kg पूछ ले, जितना भी पूछ लेगा तुरंत एकदम इजीली निकाल लेंगे हम लोग। इसमें आप याद रखिएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर फिक्स है, और ये है रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, और मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। क्लियर है, इसको नोट करिए और उसके आगे देखिए।
हो गया, चलिए हो गया, वेरी गुड। अच्छा, इसमें यदि मान लो दे दे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान लो ऐसे दिया हुआ है, इफ द m1, ठीक, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इफ द m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज डबल्ड कहा है, ऐसे लिखो, देखो क्वेश्चन, what is the effect on gravitational force, what is the effect on gravitational force, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले कंडीशन, when दिया हुआ है, मान लो m1 m2 डबल, when m1 and m2 बोथ आर डबल्ड, दोनों को डबल्ड किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरे में दिया हुआ बी में कि when m1 and m2 is doubled and रेडियस मतलब r जो दिया हुआ is also डबल्ड, ये इसको भी डबल कर दिया गया। चलो ठीक, थर्ड कंडीशन दिया, when only r जो है r रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स को रेडियस कहेंगे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स को रेडियस कहेंगे, r इज हाफ, ये कहा है। तो तीन कंडीशन में बताओ तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा, बताओ जल्दी। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहां पर कहा है m1 m2 दोनों डबल्ड हो गया, मतलब ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो 2 2 जा 4 टाइम्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा 4 टाइम्स। क्लियर, समझिए हम क्या बोल रहे हैं। देखो दोनों का डबल का मतलब 2m1 इंटू 2m2, तो ये 2 2 जा क्या होगा 4 इंटू m1 इंटू m2, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा 4 टाइम्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा 4 टाइम्स, ठीक। अब इसमें क्या दिया है कि दोनों को, अब फिर लिखा है कि दोनों को डबल कर रहा है, लेकिन रेडियस को भी डबल कर दिया, तो 2 हो गया यहां, इसका डबल, फिर इसका भी डबल 2, अब रेडियस को भी डबल कर दिया, डबल का मतलब इसका 2 का स्क्वायर। समझ रहे, फॉर्मूला क्या होता है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कि m1 का मतलब डबल, m2 का मतलब डबल, और इसका स्क्वायर का मतलब डबल का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 कट गया खत्म, तो ये हो गया 1 टाइम्स। 1 टाइम्स का मतलब क्या होगा, रिमेन्स सेम। क्लियर है, समझिए हम क्या बोल रहे हैं। रेडियस देखो, डबल का मतलब ये m1 डबल, m2 भी डबल मतलब ये 2, और रेडियस इज डबल का मतलब क्या होगा, रेडियस की जगह 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि डबल मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर किए तो 2 2 जा मतलब कट के 1 आया, तो रिमेन सेम। क्लियर, चलो बहुत अच्छा। अब ओनली व्हेन, अब लिखा है व्हेन ओनली r इज हाफ, r को खाली हाफ किया गया, तब क्या करेंगे बताओ। इसका मतलब इस पे और इस पे तो कोई असर नहीं किया, m1 और m2 कुछ नहीं किया, तो 1 1 लिखो। समझ आया, खाली r को हाफ कर रहा, तो इसको 1 और इसको भी 1 लिखेंगे ना। देखो m1, अब क्या करेंगे, m1 इंटू m2 जब लिखेंगे, हाफ का मतलब r को हाफ किया गया, तो m1 इंटू m2 जब लिखेंगे तो इसका मतलब 1, इसका भी 1, तो 1 1, और रेडियस इज हाफ का मतलब 1/2 का स्क्वायर, रेडियस इज हाफ मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके बताओ तो जल्दी, तो सॉल्व करके बताओ तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/2, तो 1 1 जा 1/4, तो 1/1 इंटू 4/1 मतलब 4 टाइम्स। समझ गए। अभी हम बोले थे कि रेडियस को कम करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, बताया था ना। यदि रेडियस को हाफ कर दिया, कम किया, रेडियस को हाफ मतलब कम कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। रेडियस को कम कर दिया मतलब छोटा कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया, 4 टाइम्स हो गया। इसी में एक कंडीशन अभी और बताओ हमको, चलो इसमें एक कंडीशन अभी फोर्थ ABC हो गया, डी वाला।
मान लो दिया हुआ है कि M1 and M2, M1 and M2 are half, M1 and M2 are half, सबको मान लो हाफ कर दिया, सबको हाफ कर दिया, तब क्या होगा बताओ तो M1 M2 और रेडियस सबको हाफ कर दिया, M1 M2 एंड R रेडियस ऑल आर हाफ, सबको हाफ कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा बताओ। अब सबको आधा कर दिया, तब बताओ तो क्या करेंगे। तो सबको आधा कर दिया तो फॉर्मूला क्या होता है, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो M1 का मतलब हाफ ले लो, M2 का मतलब हाफ ले लो, हाफ का मतलब इसका हाफ ले लो, इसका मतलब हाफ ले लो, इसका भी मतलब हाफ का स्क्वायर कर लो। यही ना करेंगे, यही ना करेंगे। चलो ठीक है, कर दो। ये हो गया हाफ, समझे, M1 का मतलब हाफ कर दिए, इसका भी मतलब हाफ और रेडियस मतलब इसका भी हाफ, जैसे कि हाफ हाफ और यहाँ भी हाफ का स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर होता है। तो 1/4 और यहाँ भी क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4 और डिवाइडेड बाय 1/4 कट जाएगा तो क्या आएगा 1, मतलब 1 टाइम्स मतलब सेम, 1 टाइम्स मतलब क्या हो गया रिमेन्स सेम, ठीक, रिमेन्स सेम। क्लियर, क्लियर है, क्लियर, वेरी वेरी क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, ये एक क्वेश्चन अब हम आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करके हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना। इफ M1 इज डबल्ड, M2 इज ट्रिपल्ड एंड रेडियस, जो रेडियस है वो हो रहा है डबल, तो आप ये बताएं कि इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप इसको बताइएगा। M1 को डबल किया गया, M2 को ट्रिपल किया गया और रेडियस को डबल कर दिया गया, तो ये पूछा इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप हमको बताइएगा, ठीक है। हाँ, ये सही बताई हो, नहीं नबिया सही बताई हो, 1 टाइम्स डी वाले का 1 टाइम्स नबिया सही है तुम्हारा आंसर। ई वाले का आप कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप ई वाले का आंसर बताइएगा। अभी सॉल्व कर दें, चलो सॉल्व ही कर देते हैं, छोड़ो कमेंट बॉक्स में क्या बताओगे, अभी सॉल्व करके ही हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो क्लियर कर लें, चलो क्लियर करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो M1 को लिखा है डबल 2, M2 को लिखा है ट्रिपल मतलब 3, अब ये लिखा R को डबल, डबल मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 2 खत्म, 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स। बहुत सही बताया हो नबिया, सही है आपका 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से चीजों को समझ रहे हैं, वो एग्जैक्ट कमेंट में भी अपना आंसर सही बता देते हैं, ठीक है, कमेंट में भी आंसर सही बता दे रहे हैं। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेते हैं, डबल के बजाय अब इसको कर दो हाफ, तो बताओ तो कितना होगा लास्ट। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताओ, तब हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ चुका है ये टॉपिक, ठीक। ये टॉपिक हम समझ में आ जाएगा तब कि आप लोग बना चुके हैं और इजीली आपको समझ में आ गया। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कि क्या होगा, फट से विद इन सेकंड्स में जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी। जल्दी बताओ तो सॉल्व किया जाए। देखो अब लिखा हुआ है कि फिर फॉर्मूला होता है M इंटू M2 डिवाइडेड M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। M2 को डबल किया 2, M2 को ट्रिपल किया 3 और लिखा है इसको हाफ किया तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/2। अब कितना होगा इसको जल्दी बताओ तो क्या होगा, 2 3 जा 6 और 1/4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1 और नीचे 4। तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे ना, उल्टा 6 और ये 4/1, जो 1/4 है 1/4 है, 1/4 ऊपर जाएगा तो 4/1, तो 6 4 जा 24 टाइम्स हो गया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 24 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, समझ है।
रेडियस हाफ, तो 1/2 का स्क्वायर, 1 1 जा 1/2, 1/2, 2 3 जा 6 और 1 1 जा 1 और ये 2 2 जा 4। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1/4 का 4/1 और ये 6 4 जा 24 टाइम्स। तो क्लियर, ये आप देखें, हाँ 24 टाइम्स। तो ये आपका टॉपिक हो गया आज एंड। टॉपिक नंबर ये था 1, ये टॉपिक नंबर 1 आपका ये एंड हो गया। अब इसके बाद आप लोग को कल टॉपिक नंबर ग्रेविटेशनल फोर्स में टॉपिक नंबर 2 देखना है। और एक चीज आप नोट करेंगे कि जब कॉन्सेप्ट्स को, जब किसी भी कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लोगे तो चाहे टीचर आपको कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, चाहे क्वेश्चन आपको दे, आप उस क्वेश्चन को तुरंत बता दोगे, तुरंत। अभी देखो बहुत सारी चीजों को तुम लोग को जब क्लास में पढ़ाते हैं ना तो तुम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। अभी देखो अकेले बैठ के वीडियोस देख रहे हो और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि तुरंत आंसर भी बता दे रहे हो, तो अच्छा बात है और वेरी गुड। इसी तरह आप पढ़ते रहिए और सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाते रहिए। नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाने से देखो आधा तो ऐसे ही आपको दिमाग में याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, और बाकी आधा जो है आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाता है। तो इतना आप बनाइए। अब कल हम लोग टॉपिक 2 देखेंगे और मैथ के क्लासेस जो है आज हम लोग 9th क्लास का मैथ का क्लासेस भी स्टार्ट होगा, तो वो 9 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर एंड बाय।